हेलो। हीट ट्रांसफ़र के ये 3 प्रोसेस है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हीट कोलिजन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। सपोज करो एक रॉड है जिसका एक सिरा हॉट एंड के कांटेक्ट में है, एक सिरा कोल्ड एंड के कांटेक्ट में है, तो हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएगी और जो एटम्स इस हॉट एंड के होंगे वो हॉट एंड के कांटेक्ट में आके ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी पाके तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे और फिर वो अपने नेबरिंग एटम से टकरा के एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो अपने नेबरिंग एटम से एनर्जी टकरा के एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हीट टक्कर के थ्रू हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जा रही है और इस प्रोसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पाके वो तेज़ी से दूर जाकर टकरा सकते हैं और इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वो हीट का भी गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज अ रॉड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका एक सिरा कोल्ड एक सिरा हॉट एंड के कॉन्टैक्ट में है और ये मैंने बीच में एक सेक्शन ऐसे बना दिया है। अब देखना है कि इस सेक्शन से कितनी हीट फ्लो होगी। तो हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जा रही है। एच स्टैंड्स फॉर हीट करंट, दैट इज हीट फ्लो पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम। तो अगर ये हमें एच देखना है कि एच कितना होगा तो जिस सेक्शन से भी हमें एच निकालना है तो उसके दोनों तरफ कुछ दूरी पे 2 सेक्शंस ले लिए और मान लो ये दूरी टी एक्स है और सपोज करो कि एक तरफ टेम्परेचर टी प्लस डी टी है, एक तरफ टेम्परेचर टी है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है डी टी और डी एक्स दूरी में डिफरेंस है। तो जो हीट करंट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा हीट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया उतना ज़्यादा हीट फ्लो होगी क्योंकि ज़्यादा एरिया का मतलब ज़्यादा एटम्स हैं जो कि हीट को फ्लो कराने में पार्ट ले रहे हैं। तो हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ एरिया परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो, एंड हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू डी टी बाई डी एक्स। जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा और जितनी कम दूरी में होगा उतना तेज़ी से हीट फ्लो होगी। और इसके अलावा हीट इस मटेरियल पे डिपेंड करेगी तो उसके लिए कांस्टेंट यूज़ कर लिया है के और इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। डी टी बाई डी एक्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। के की यूनिट देखोगे तो जो एच की यूनिट है अपॉन एरिया डी टी बाई डी एक्स। एच इज़ हीट फ्लो पर सेकेंड सो दैट इज़ वॉट। एरिया मीटर स्क्वायर, डी टी बाई डी एक्स इज केल्विन पर मीटर या डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, सो इट इज़ वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये टेबल मैंने कुछ बनाया है जिसमें कि के की वैल्यूज़ बताई हैं डिफरेंट मटेरियल की। तो सबसे अच्छा हीट कंडक्टर है सिल्वर, इसका के सबसे ज़्यादा है। वाटर का के 0.59 है, बहुत कम है। एयर का के और भी कम हो गया 0.0226। तो यू कैन चेक दैट हीट कैन बी कंडक्टेड इन ऑल फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि कोलिजन में तो सभी फेजेस में हो सकता है। ये एक रॉड है, हीट करेंट्स यहाँ पर H1 है, यहाँ H2 है और एक ये हिस्सा लिया हुआ है इस रॉड में। स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब ऐसी स्टेट जहाँ जब टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए। स्टेडी का मतलब जब टाइम के साथ चीज़ें बदलनी बंद हो जाए। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर हर जगह जितना भी पहुँचना है पहुँच गया है तो उसको कहेंगे स्टेडी स्टेट। तो किसी भी पार्ट में स्टेडी स्टेट में क्या होता है, किसी भी पार्ट में जो हीट आ रही है उतनी निकल रही होगी, क्योंकि अगर इन दोनों हीट्स में अंतर होगा तो कुछ ना कुछ हीट, जैसे मान लो ज़्यादा आ रही है कम निकल रही है, तो कुछ हीट कहीं रुकेगी, तो जहाँ भी रुकेगी वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी। लेकिन टेम्परेचर का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना तो बंद हो चुका है स्टेडी स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी भी हिस्से में जितनी हीट आ रही है उतनी हीट निकल रही है। और ये पार्ट तो हम कितने बड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से H1 H2 हर जगह का कंपेयर करोगे तो हर जगह H एक जैसा आ जाएगा थ्रू आउट, तो H यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में H यूनिफॉर्म होता है और किसी भी हिस्से में जो हीट एंटर करती है वो निकलती है। तो जैसे मान लो ये सिचुएशन है, इसमें कई रॉड्स जुड़ रही हैं, तो इसमें H1 हीट आ रही है, H2 निकल रही है, H3 आ रही है, H4 निकल रही है, और फिर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, हीट एंटरिंग इक्वल टू हीट लिविंग इस हिस्से में। तो इस हिस्से में हीट एंटरिंग है H1 और H3, जबकि हीट लीविंग है H2 और H4। नाउ इन दिस एग्जांपल देयर इज़ अ रॉड, इसका एक सिरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन्ड है, एक 100 पे,
इसका के दिया है, ए दिया है, एल निकालना है एच जब स्टेडी स्टेट हो जाए। तो एच का फॉर्मूला ये है के ए डी टी बाई डी एक्स। अब देखो जब स्टेडी स्टेट होगा तो हर जगह एच एक जैसा होगा, सो एच इज़ यूनिफॉर्म। के यूनिफॉर्म है क्योंकि मटेरियल यूनिफॉर्म है। एरिया यूनिफॉर्म है क्योंकि ये थ्रू आउट सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये अगर ये तीनों चीज़ यूनिफॉर्म हो गई तो डी टी बाई डी एस को भी यूनिफॉर्म होना पड़ेगा। तो जो डी टी बाई डी एक्स यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, एंड सो ऑन। तो हर जगह डी टी बाई डी एक्स एक जैसा मिलेगा। इस वजह से अगर हम टी वर्सेस एक्स ग्राफ खींचें तो वो लीनियर ग्राफ आएगा। सो इट शुड बी अ ग्राफ लाइक दिस। डी टी बाई डी एस क्या है, स्लोप है। तो डी टी बाई डी एक्स सेम होने का मतलब हर जगह स्लोप सेम मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। और डी टी बाई डी एक्स अगर हम एक छोटे से हिस्से पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना ले तो ये डी टी है, ये डी एक्स है। नाउ सी, इस छोटे ट्रायंगल में जो रेशियो डी टी और डी एक्स का होगा वही इस बड़े ट्रायंगल में डेल्टा टी और डेल्टा एक्स का हो। फॉर्मूला हमारा डी टी बाई डी एस की जगह डेल्टा टी बाई एल आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज़ और फिर हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो हम डी टी बाई डी एस की जगह डेल्टा टी बाई एल यूज़ कर सकते हैं सिर्फ तब जब डी टी बाई डी एक्स यूनिफॉर्म हो। अब इसमें देखो इसमें डी टी बाई डी एक्स एक जैसा नहीं मिलेगा, हर जगह जैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें एरिया चेंज हो रहा है। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, इसमें यहाँ का रेडियस 1 है, यहाँ का रेडियस 2 है, बीच के 10 सेंटीमीटर दूरी है। ये टेम्परेचर्स हैं और हमें निकालना है टी एक्स ग्राफ। सो इट विल नो मोर बी अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, इधर एक्स बढ़ रहा है और स्टेडी स्टेट में हमें लाना है टी एक्स ग्राफ। एच इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। एच को सेम होना है, क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट है। के सेम है, क्यों? सेम मतलब यूनिफॉर्म है, क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है। ए यूनिफॉर्म नहीं है, एरिया बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है। तो सिचुएशन यहाँ पे ये है कि एच और के तो हमें यूनिफॉर्म मिल रहा है, इसलिए ए इंटू डी टी बाई डी एक्स यूनिफॉर्म होगा। केवल ए नहीं, केवल डी टी बाई डी एक्स नहीं, दोनों का प्रोडक्ट हर जगह एक जैसा मिलेगा। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जहाँ जहाँ एरिया कम है वहाँ डी टी बाई डी एक्स ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा डी टी बाई डी एक्स कम होता जाएगा, दैट इज स्लोप कम होता जाएगा। तो टी एस ग्राफ बनाएंगे तो शुरू में जब एरिया बहुत कम है तो स्लोप ज़्यादा मिलेगा हमें, और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है ये स्लोप कम होता जा रहा है ग्राफ का। तो इट शुड बी अ कर्व लाइक दिस। तो ऐसा कर्व मिलेगा हमें। तो इट इज़ नो मोर ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसमें हम डी टी बाई डी एस को डेल्टा टी बाई एल नहीं लिख सकते। अगर हमें निकालना है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कि टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे वेरी कर रहा है, तो पहले तो आर लिखो। अब आर देखो लीनियरली चेंज हो रहा है, तो लीनियरली चेंज हो रहा है तो आर को लिखने का तरीका बहुत सारे हैं। ऐसे देख लो। अब देखो इस ट्रायंगल में आर की वजह से यहाँ का आर निकालना है तो होगा 1 प्लस डेल्टा। 1 इसलिए क्योंकि ये 1 है, उसी के सामने ही 1 है। ये डेल्टा हमें और निकालना है ना। तो आर की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस डेल्टा। जहाँ डेल्टा कैसे निकलेगा, एक ट्रायंगल तो ये लो, ये वाला, और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला लो। ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो जो रेशियो डेल्टा और एक्स का होगा वही रेशियो यहाँ पर। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 2 - 1। तो दिस इज 2 - 1 अपॉन लेंथ, टोटल लेंथ दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो डेल्टा अपॉन एक्स इज 2 - 1 बाई 10। सो यहाँ से डेल्टा आ जाएगा x बाई 10। पुट द वैल्यू। तो आर का एक्सप्रेशन ये है 1 प्लस एक्स बाई 10। वापस आते हैं तो आर की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स बाई 10। तो एरिया कितना होगा? एरिया क्रॉस सेक्शन बाई आर स्क्वेयर। तो एच कितना फ्लो हो रहा होगा? हीट फ्लो करंट होगा के ए इज बाई आर स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करना है? एक्स वाले सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो डी एस को उधर ले जाओ, इस वाले टर्म को ले जाओ, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। देखो इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ। और इंटीग्रेशन कैसे करोगे? 1 प्लस एक्स बाई 10 को u सपोज कर लो, डी एक्स हो जाएगा 10 डी यू, रख दो डी एक्स की जगह, और 1 प्लस एक्स बाई 10 की जगह u, इंटीग्रेट कर दो इसको। अब u को वापस रख दो, लिमिट लगा दो। तो ये सब आसान था, है ना। अब इसको वापस यूज़ करो। तो यहाँ से एच सॉल्व करो तो ये रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमें देखना है कि इस रिज़ल्ट में जो फाइनल रिज़ल्ट आया, तो ये आया टेम्परेचर वर्सेस एक्स रिलेशन। तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स रिलेशन का अब ग्राफ देखना कैसा आया।
तो इसमें बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, हमें ग्राफ देखना है मेनली इस x अपॉन 10 प्लस एक्स का। तो इसको अलग से देखें तो सपोज y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, तो y को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इतना आएगा, सो इट इज़ 10 अपॉन 10 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है y डैश मीन स्लोप, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वाला x, तो ये स्लोप घटता जाएगा। तो इनिशियली स्लोप ज़्यादा होगा और बाद में स्लोप घटता जाएगा। तो वैसे ही ग्राफ आएगा जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट विल बी ग्राफ लाइक दिस, ये शुरू में स्लोप ज़्यादा हुआ, बाद में स्लोप घटता जाएगा। इसमें अगर x की वैल्यू 10 रखें और t की वैल्यू 100 रखें जैसा कि एंड पे है, तो इससे h सॉल्व होके आ रहा है। और अगर हम x इक्वल टू 5 रखें मिडवे, बीचों बीच में, तो t की वैल्यू आ रही है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h इन दैट एक्सप्रेशन और सॉल्व करो, तो 200/3 विच इज़ रफली 67 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे हम क्या आइडिया ले रहे हैं कि जो ग्राफ था उसमें जो मिडवे है, मिडवे का मतलब हो गया जैसे कुल लंबाई तो 10 थी, उसके बीचों बीच में 5 है, तो यहाँ का टेम्परेचर हमें मिल रहा है 67। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तब तो ये 100 हो तो ये 50 होता। अभी 67 आने का मतलब 50 से ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा मिल रहा है तो यही कर्व होना चाहिए फिर। अच्छा, एच वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन एल ओवर के ए। इस के ए को नीचे ले आओ, तो ये जो एक्सप्रेशन बनी है ना एल ओवर के ए, दिस इज टर्म्ड एज थर्मल रेसिस्टेंस। और क्यों उसको ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना एच इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर आर, दिस इज एनालॉगस टू करंट इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर आर। यहाँ अगर इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले से कंपेयर करो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला ये था, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो यहाँ करंट है इलेक्ट्रिकल करंट, उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये हीट करंट है। इलेक्ट्रिकल करंट को पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव करता है, तो यहाँ पे हीट को ड्राइव करता है टेम्परेचर डिफरेंस। और नीचे ये थर्मल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, तो इसी वजह से यहाँ जो भी आ रहा है उसको फिर थर्मल रेसिस्टेंस कह रहा है। अब सपोज करो कि ये दो रॉड हैं एक के बाद एक, सीरीज में मान सकते हो 0 और 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। एक का थर्मल रेजिस्टेंस 10 है यानी एल ओवर के ए वैल्यू, और दूसरे रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस 5 है। और हमें निकालना है फाइंड द टेम्परेचर एट दिस जंक्शन। मालूम है कि जब स्टेडी स्टेट होगा तो ये दोनों H बराबर होंगे, क्योंकि अगर हम इतने पार्ट में सोचें तो जो हीट आ रही है उतनी निकलनी चाहिए। तो H2 आ रही है, H1 निकल रही है, सो दिस टू हैव टू बी सेम। और H1 कितना है, H1 है T माइनस 0 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। H2 है 75 माइनस T ओवर थर्मल रेजिस्टेंस। और फिर ऊपर ऊपर वाले को जोड़ लो और नीचे नीचे वाले को जोड़ लो, तो इट्स कमिंग आउट इक्वल टू 5। और ये H1 H2 क्या है, H1 H2 हर जगह का हीट करंट है, सो इसको एक कॉमन नाम दे सकते हो, H नाम दे सकते हो। सो H इज इक्वल टू 5। और हमें T निकालना है, तो T चाहे इससे निकाल लो, T बाई 10 इज 5, सो T विल कम आउट इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यही क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल उसमें कन्वर्ट कर दें तो 75 जो वहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, हमें मानना पड़ेगा ये 75 वोल्ट है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 वोल्ट मान लो, और ये 10 ओम और ये 5 ओम रेसिस्टेंसेस मान लो। तो ये वही जो हीट का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पार्ट में। तो उसमें हीट करंट पूछिए तो वो यहाँ पर करंट जैसा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हम करंट निकालेंगे I, ये हीट वाले केस में H होगा। और यहाँ का अगर टेम्परेचर निकालना है तो वो वैसे ही है जैसे यहाँ का वोल्टेज निकालना हो। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो करंट क्या होगा, अगर टोटल को एक साथ देखो तो करंट होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो दैट इज 75/15 विच इज़ इक्वल टू 5। तो ये वही आ गया जो हीट करंट आई थी पहले। और करंट अगर हम इसमें देखें तो करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0/10, सो दिस विल गिव V इक्वल टू 50। तो पीछे ये बताने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ पर कि जो भी हीट के क्वेश्चंस हैं, जैसे हीट के क्वेश्चंस, इनको हम चाहें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कैसे कन्वर्ट करना है, जो टेम्परेचर है उसको तो वोल्टेज मान लो, हीट करेंट्स को इलेक्ट्रिकल करंट्स मान लो, और
जो टेम्परेचर में निकालना है वो एक तरीके से अननोन वोल्टेज हो जाएगा। ओके, तो जैसे इस वाले केस में 3 रॉड्स हैं, 3 जगह टेम्परेचर दिया हुआ है और एक टेम्परेचर हमें ये फाइंड आउट करना है इस जगह का। तो इसमें पहले कुछ थोड़ा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन से अलग समझते हैं। पहले सपोज करो ये एक रॉड है, इसके एक तरफ टेम्परेचर 5 है, एक तरफ 10 है, तो हीट है मालूम है 10 से 5 की तरफ जाएगी, और इस हीट करंट को निकालना चाहें अगर हम, तो इट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस 10 - 5 अपॉन रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2.5। अगर कोई उल्टा मान ले कि हीट उल्टा फ्लो हो रही है, वैसे तो हीट इधर फ्लो होगी 10 से 5 की तरफ, लेकिन कोई उल्टा माने तो उसका आंसर फिर निगेटिव आना चाहिए। तो अगर कोई उल्टी डायरेक्शन में हीट सपोज कर ले तो फिर वो ऐसे सॉल्व करेगा 5 - 10/2। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें जिधर भी हीट मान ली हमने, जैसे इधर मान लिए, तो फिर हम 10 - 5 यूज़ करेंगे, और अगर हमने इधर मान ली है तो एक तरीके से हम 5 को ज़्यादा मान रहे हैं 10 से, तभी तो इधर की तरफ हीट फ्लो होगी। तो हीट आएगी 5 - 10/2, नेगेटिव आ जाएगी, और दोनों ही सही हैं। इस डायरेक्शन में प्लस आने का मतलब एक्चुअली प्लस, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन यही है, और उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव आने का भी वही मतलब है कि भाई इस डायरेक्शन में नेगेटिव आए, इसका इक्विवेलेंट मतलब क्या है कि इसके उल्टे डायरेक्शन में है। तो हम हीट की डायरेक्शन पहले से ही अगर मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो जो भी डायरेक्शन मानी है उसके हिसाब से फिर हाई टेम्परेचर वो होगा और लो टेम्परेचर वो होगा जो एरो के हिसाब से। अगर एरो इधर माना है तो हम पीछे वाले टेम्परेचर को हाई मान रहे हैं, आगे वाले टेम्परेचर को लो मान रहे हैं, और वो नेगेटिव आ जाएगा फिर। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें हीट फ्लो की डायरेक्शन पहले से नहीं पता होती है, तो हमें अज्यूम करनी पड़ती है। तो जैसे इस प्रेजेंट केस में अब टी का हमें नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता है, तो हम नहीं बता सकते इस रॉड में हीट किधर फ्लो होगी, या इसमें किधर फ्लो होगी, इसमें किधर फ्लो होगी, क्योंकि हमें टी की वैल्यू ही नहीं पता है, ये तो हमें निकालना है। तो हम इसमें अज्यूम कर लेंगे। तो जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि मान लिया भाई इसमें H1 है, हो सकता है उल्टा हो, लेकिन हमने इधर मान लिया तो वो नेगेटिव आ जाएगा अगर उल्टा हुआ तो। ऐसे इसमें H2 मान लिया, इसमें H3 मान लिया, कैसी भी डायरेक्शन मान लो वो तो नेगेटिव होकर ठीक हो जाएगी। और फिर जैसी भी डायरेक्शन मानी है उसके हिसाब से फिर इस पार्ट में यूज़ करो कंजर्वेशन कि भाई जो हीट आ रही है वो निकल जानी चाहिए। तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी H1 + H2 = H3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ H1। अब H1 की वैल्यू कैसे रखोगे? अब इसकी डायरेक्शन इधर मानी है तो फिर 0 - t रखोगे। भाई 0 हमने ज़्यादा माना है, t कम माना है, तभी तो H1 की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इट विल 0 - t/5। ऐसे ही H2 लिखेंगे 30 - t बाय रेसिस्टेंस, और ऐसे ही H3 लिखेंगे t - 50 बाय रेसिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन H3 की नीचे की तरफ मान ली तो फिर t हायर टेम्परेचर मान रहे हैं और 50 लोअर मान रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये इक्वेशन हो गई। एंड देन विल सॉल्व फॉर t। इसमें इस क्वेश्चन में ये स्फेरिकल बॉडी है, अंदर से खोखली है, तो इसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, और ये वो बॉडी है, अंदर कैविटी है। तो कैविटी के अंदर टेम्परेचर θ1 मेंटेन किया जा रहा है, और θ2 बाहर। और सपोज θ1 ज़्यादा है θ2 से, तो हीट ऐसे बाहर की तरफ फ्लो होगी रेडियली आउटवर्ड। तो हमें निकालना है कितनी हीट करंट फ्लो होगी, और हमें ये भी निकालना है कि एक जनरल r दूरी पे कितना टेम्परेचर मिलेगा। तो इसके लिए फिर हमने r रेडियस पे एक dr थिकनेस की स्फेरिकल शेल कंसिडर की। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हीट करंट सीधे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? हीट करंट अगर हम निकालना चाहें तो Ka∆T/∆R। तो सबसे पहले एरिया क्या यूज़ करेंगे? हीट फ्लो जैसे जैसे बाहर होती जाएगी एरिया तो ज़्यादा होता जा रहा है, ज़्यादा एरिया से क्रॉस होती जा रही है, तो हम इसमें अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे डायरेक्टली। तो हम जब डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एरिया तो बढ़ता जा रहा है। तो हम हीट सिर्फ उतने पार्ट पर अप्लाई करेंगे जिसमें एरिया या तो ना बढ़े या इतना कम बढ़े कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकें। तो हम हीट इस छोटे से dr थिकनेस में निकाल सकते हैं, क्योंकि इस dr थिकनेस में एरिया ऑलमोस्ट सेम है। तो हम केवल इस शेल से जो हीट फ्लो हो रही है उसको लिखें तो Ka, और इस शेल के क्रॉस जो dθ/dr है। और माइनस साइन क्यों लगा दिया? माइनस साइन देखो इसलिए लगा दिया क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं dr, मतलब हम रेडियल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी dr पॉजिटिव है। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो थीटा घट रहा है ना, θ2 तो कम है θ1 से। तो इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो dθ कितना मिलेगा? तो फाइनल थीटा तो बाहर का होगा, इनिशियल थीटा अंदर का होगा, तो वो तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो निगेटिव क्वांटिटी है,
तो अगर ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। तो इसको मैथमेटिकली बैलेंस करने के लिए माइनस साइन लगा हुआ है। अगर ये माइनस साइन नहीं लगाओगे तो बाद में नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, एच नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर वहाँ स्ट्राइक करेगा कि भाई एच क्यों नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ट्रेस बैक करके माइनस साइन लगा सकते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आर वाले सभी टर्म्स एक तरफ लेना है, थीटा दूसरी तरफ, इंटीग्रेट कर दो। जब रेडियस ए है तो अंदर टेम्परेचर थीटा 1 है, रेडियस बी है तो टेम्परेचर थीटा 2 है, एंड जस्ट सॉल्व इट। तो इससे एच की वैल्यू आ रही है। अब हमें निकालना है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ आर, कि भाई इस आर रेडियस पे यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर थीटा मान लें अगर, तो जो हीट करंट थीटा 1 और थीटा के बीच में होगी वही हीट करंट फिर आगे थीटा और थीटा 2 के बीच में होगी, क्योंकि वही हीट करंट तो आगे जा रही है। तो H1 और H2 को इक्वेट कर दो। H का फॉर्मूला अभी उन्होंने देख ही लिया है। तो H का फॉर्मूले में थीटा 1 माइनस थीटा, और नीचे 1/a माइनस 1/b था, लेकिन इस थीटा 1 और थीटा के केस में तो b की जगह r आ जाएगा। और इसमें जब H2 निकाल लोगे तो वो H2 क्या है, r रेडियस और b रेडियस के बीच में, तो a की जगह r आ जाएगा और b तो रहेगा ही। ये बस स्फेरिकल के जहाँ सिलेंडर यूज़ किया गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो इसमें वही करना है कि a d थीटा बाई डी आर। अब इसमें भी क्या करोगे, जैसे वहाँ पे एक r रेडियस का एक शेल लिया था डी आर थिकनेस की, वैसे ही यहाँ पे भी r रेडियस का एक सिलेंडर लेंगे जिसकी थिकनेस डी आर होगी। तो उससे जो हीट फ्लो हो रही होगी के एरिया, अब हीट बाहर की तरफ जा रही है तो कितने एरिया से जा रही है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर यूज़ करेंगे 2πRL। तो के ए डी थीटा बाई डी आर इज़ माइनस एच, माइनस वही वजह है। और फिर इसमें सिंपली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये एच आ गया। ये क्या है, ये एक पानी कंटेनर है, पानी है इसमें, और बाहर का टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया, जैसे -5 डिग्री, -10 डिग्री। सो इट इज़ अ निगेटिव टेम्परेचर। तो होगा क्या, इसमें पानी जब ये बाहर वाले निगेटिव टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा तो पानी से बाहर की तरफ हीट फ्लो लगेगी, हाई से लो की तरफ। और जैसे जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से बाहर हीट जाएगी तो ये आइस फॉर्म होने लगेगा यहाँ पे, तो ये पानी फ्रीज होने लगेगा। तो हमें निकालना है कि कितने थिकनेस का आइस फॉर्म होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लिया कि किसी वक्त x आइस फॉर्म हो चुका है x थिकनेस का, और अगले dt टाइम में ये dx और फॉर्म होने वाला है। और अगले dt टाइम में अगर ये dx फॉर्म होने वाला है तो ये जो फॉर्म होने वाला आइस है यहाँ से हीट बाहर की तरफ जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और ये आइस से होते हुए जाएगी। तो ये इस h का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो के ए टेम्परेचर डिफरेंस ओवर लेंथ, और लेंथ x उसको कवर करना पड़ेगा। और ये तो हीट फ्लो होने का रेट है, तो dt टाइम में टोटल इतनी हीट फ्लो हो जाएगी इनटू dt। फिर ये हीट होनी कितनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए कि ये ds थिकनेस आइस फॉर्म हो सके। तो हमें मालूम है कि ds थिकनेस आइस तभी फॉर्म होगी जब इस ds थिकनेस में जो भी मास हो दैट m इंटू एल हीट बाहर निकल जाए, वेयर l इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो दैट इज इक्वल टू m इंटू एल। m कैसे लिखेंगे, a dx वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट, और ये k ऑफ आइस है। इसको सॉल्व कर रहे हैं और इससे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो ये है टाइम और ये है x। तो x थिकनेस आइस फॉर्म होने के लिए जो टाइम चाहिए वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। ये एग्जांपल है, इसमें दो कंटेनर्स हैं जिसमें m1 मास का लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 है, इसका टेम्परेचर T1 है। ऐसे ही m2 मास है S2, इसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका टेम्परेचर T2 है। और इनको एक रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका थर्मल रेजिस्टेंस R है। और ये एडियाबैटिक वेसल्स हैं। एडियाबैटिक मतलब इनमें हीट फ्लो नहीं अलाउड है, हीट फ्लो सिर्फ इस रॉड के थ्रू अलाउड है। और ये ज्यूम करना है कि इस रॉड से यहाँ पर कोई हीट लीक नहीं हो रही है, सारी हीट ऐसे रॉड से होते हुए एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में जा रही है। तो हमें निकालना है फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ ये फंक्शन, ये टेम्परेचर का अंतर कितना बचेगा।
शुरू में तो टेम्परेचर का अंतर T1 माइनस T2 है, और बिल्कुल आखिर में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट विल बिकम 0, लेकिन हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखना है। तो सपोज कर लिए किसी वक्त इस बॉडी का टेम्परेचर θ1 है और इस लिक्विड का θ2 है, और उस वक्त जो H हीट फ्लो हो रही होगी तो वो हो रही होगी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये जो H है जो इस से निकल रही है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस का वजह बताते हैं। देखो dθ1/dt निगेटिव है, क्योंकि जैसे जैसे हीट इधर से निकलेगी तो उसका θ1 घटेगा, तो ये निगेटिव क्वांटिटी है। और जबकि इधर H पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव इक्वेट नहीं कर सकते मैथमेटिकली, तो एक माइनस साइन लगा के एक दोनों को तरफ पॉजिटिव किया गया है। ओके, इस वाले पार्ट में हीट आ रही है, तो इधर वाले पार्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो dθ/dt इसका पॉजिटिव है, तो इसमें कोई नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे दो इक्वेशन बन रही है दोनों के लिए। अब अगर मैं ये निकालूँ dθ1/dt माइनस dθ2/dt, जैसे यहाँ से dθ1/dt निकाल लें यहाँ से ये, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, dt को उधर ट्रांसफ़र करो, ms से डिवाइड करो एंड c विद अ माइनस साइन। इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स। इसको मैंने शॉर्टकट में 1/μ लिख लिया है। ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, h dt 1/μ, इस इक्वेशन को यहाँ लिखा है और इस h की वैल्यू यूज़ कर ली है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा स्टार मान लिया है, इस टेम्परेचर डिफरेंस को थीटा स्टार है, तो ये भी थीटा स्टार इधर आ गया। अब हमें देखना है कि ये डिफरेंस अगर शुरू में θ0 था और बाद में थीटा है, तो और इधर 0 से t टाइम में, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो एक्सप्रेशन ये आ रहा है हमें। यहाँ मैंने क्या किया, दोनों तो पहले एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, ये लॉग हट जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया। θ0 क्या है, शुरू का टेम्परेचर T1 माइनस T2, और ये एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गया। थीटा मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।